देखिए स्टूडेंट, हमने टाइप 2 के सारे प्रॉब्लम सीख लिए। हमने ये भी सीख लिया किस तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन को निकाला जाए। अब हम बात करेंगे टाइप 3 के प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्ट्रिंग पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पूछे जाते हैं। तो स्ट्रिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से फ्रेम होते हैं, चलिए समझिए। आपसे कहा जाता है कि आप दो बॉल लेते हैं, दो बॉल को स्ट्रिंग की मदद से कनेक्ट करते हैं और एक कॉमन पॉइंट पे सस्पेंड कर देते हैं। मान लीजिए आपने दो बॉल ली, आपने दोनों बॉल को क्या किया, रब किया। मान लीजिए दोनों बॉल को रब किया, या क्या कह लीजिए दोनों बॉल पे सिमिलर चार्जेस दिए, थ्रेड से कनेक्ट कर दिया। अब हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए अगर ये दोनों पॉजिटिव है, इसके प्लेस पे ऐसा भी पॉसिबल था कि ये दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते थे। ठीक है, हुआ ऐसा, दोनों चार्ज को पास में थ्रेड से लाके जैसे ही छोड़ा तो रिपल्शन के कारण ऐसे गए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, दूर चले गए, ये दूर चले गए। दूर जाने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पर इनके बीच का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन एंगल थीटा बन चुका है। क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है, देखो आपको क्या क्या गिवन होता है। कई बार वो बोलता है मास गिवन है ना, वो कहता है थ्रेड की लेंथ यहां से यहां तक L है और वो कहता है कि इन दोनों के बीच का टोटल सेपरेशन आपको x गिवन है, टोटल सेपरेशन x गिवन है। उस केस में क्या क्या निकाल के बताना है आपको, व्हाट टू फाइंड। सो आपसे वो पूछता है कि बताइए टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग के अंदर। वो आपसे पूछता है इक्विलिब्रियम के अंदर टेन थीटा एंगल कितना होगा। वो कई बार आपसे पूछता है इफ लेंथ इज टू मच लार्जर देन द x, लेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए x के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, यह आपसे पूछा जाता है कई बार। और यह पूछा जाता है कई बार लेंथ बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, मतलब स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, स्मॉल एंगल के लिए कंडीशन क्या होगी। और इसी के अंदर एक और कंसेप्ट नया पूछा गया है जो जेडब्ल्यू मींस 2010 के आसपास ये आया क्वेश्चन था और नीट 2017 के आसपास में आया क्वेश्चन है। वो आपसे कहता है कि जब ऐसा हो जाए किसी तरीके से कि चार्ज लीकेज होने लगे और फ्लो ऑफ चार्ज का रेट कांस्टेंट हो, तब आप बताइए कंडीशन क्या डिस्कशन होगा, व्हाट विल बी द न्यू कंडीशन, वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशंस होंगे, ये आपको बताना है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक को केस और स्ट्रिंग पर फ्रेम होता है। यहीं पर 5th नंबर का प्रॉब्लम होता है कि जब पूरे के पूरे सेटअप को आप किसी लिक्विड में डिप कर दें, पूरे के पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डिप कर दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तब किस तरह से टेंशन होगा। लिक्विड में डिप करने पर टेंशन निकाल के बताइए क्या होगा। सेकंड, टेन थीटा की डैश की वैल्यू, नई वैल्यू क्या निकल कर आएगी और क्या क्या रिलेशंस पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझे, जैसा कि मैं ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, व्हेन देयर विल बी इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ऐसा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, दोनों पर सिमिलर चार्ज है, सपोज Q एंड Q अवेलेबल है, जो हो भी सकते हैं सिमिलर और नहीं भी हो सकते, बट पॉजिटिव ये A है और ये आपके पास में B है, तो फोर्स B पर लगा, A के कारण लगा, स्ट्रिंग में यहां पर आने वाली टेंशन और ग्रेविटेशनल पुल mg। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो चुकी है, ये आपके पास में अवेलेबल है, फोर्स B है, हम बात कर रहे हैं यहां पर mg और हम यहां पर बात कर रहे हैं टेंशन के बारे में। ये वर्टिकल के साथ में बनने वाला एंगल आपके पास में थीटा एंगल है। मैं जब इसके रेजोल्यूशन करता हूं, कंपोनेंट लेता हूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके सामने देखिए, ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा निकल कर आता है और ये वाला कंपोनेंट, इससे पैरेलल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट t cos थीटा आता है, ये कंपोनेंट t sin थीटा निकल कर आता है। t cos थीटा t sin थीटा आपके पास में ये अवेलेबल है mg और इसे हम कहते हैं fb है। अच्छा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब ये दोनों अगर मोशन नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जब भी कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो नेट सम फोर्स अलोंग x एंड अलोंग y, दोनों का सम 0 होने वाला है। ऐसी स्थिति में आप और हम कह सकते हैं t sin थीटा की वैल्यू लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के इक्वल होगा, और हम ये भी कह सकते हैं ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर। अब अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपके पास निकल कर आता है tan थीटा, और FBA को आप लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन आपके पास में x निकल कर आता है, जिसे mg लिखा जा सकता है। सो हम कई बार tan थीटा को लिख सकते हैं kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg, ऐसा लिखा जा सकता है।
बट मेनी टाइम इट हैपन्स कैसे ऐसे लिखा जाता है tan थीटा, FBA को इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा जाता है, FE मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए यहीं पर एक स्पेशल कंडीशन मैं आपसे चर्चा करता हूं। कंडीशन ऐसी है, इफ थ्रेड की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो x के कंपैरिजन में, ये देखिए ये लेंथ ज्यादा बड़ी दी गई हो और ये छोटा दिया गया हो, तो देखिए फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा, ये x बहुत छोटा है और ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बहुत छोटा है x आपके पास में, बहुत छोटा है। अब इस केस में एंगल देखिए छोटा हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, तो एंगल छोटा हो जाएगा। और जब भी एंगल छोटा होता है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब भी हम बात करते हैं एंगल बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में आप और हम ये जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप और हम ये बात जानते हैं, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। अगर sin थीटा के इक्वल होता है तो देखिए यहां से क्या इक्वेशन निकल कर आएगी, यहां से आएगा ये एंगल आपके पास थीटा है, ये आपके पास L है, ये टोटल x था तो इसका हाफ ही x/2 हो जाएगा, यहां से sin थीटा इक्वल टू आएगा x/2 और ये आएगा L। तो sin थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है x/2L, तो sin थीटा कैन बी रिटन x/2L। जैसे आपने sin थीटा को x/2L लिखा तो हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कहते हैं। थर्ड का मॉडिफिकेशन करता हूं मैं तो sin थीटा को नियरली इक्वल टू मैं tan थीटा लिख सकता हूं, और जैसे ही मैं लिखता हूं तो इसे लिखा जा सकता है x/2L। x/2L लिखने पर हम Fe की वैल्यू पुटअप करते हैं यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं kq² अपॉन x² यहां पर अवेलेबल है, x² अपॉन mg यहां पर निकल कर आता है। आप यहां देख सकते हैं x³ इक्वल टू 2kq² इंटू L अपॉन कितना आपके पास में अवेलेबल है, mg है। x³ इक्वल टू ट्वाइस kL अपॉन mg, हम ये कह सकते हैं q²। तो एक रिलेशन आपके सामने ये भी निकल कर आता है, दिस इज द आल्सो इन रिलेशन। अब बच्चों होता क्या है समझिएगा ध्यान से, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने बोला tan थीटा पूछा जाता है वो आप आसानी से यहां पे निकाल सकते हैं, आपसे कोई रिलेशन पूछा जाता है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। टेंशन पूछी जाती है, टेंशन इज आस्क, टेंशन कैसे निकाला जाए, तो भाई टेंशन निकालने का आसान तरीका समझिए। टेंशन निकालने के लिए हमने अभी कहा था आपके पास में कि t sin थीटा आप देख पा रहे हैं Fe है, और t cos थीटा आप देख पा रहे हैं mg है। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया था। नाउ फर्स्ट और सेकंड को मैं स्क्वायर करके अगर ऐड कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मैं फर्स्ट का स्क्वायर करता हूं तो ये आता है t² sin² थीटा प्लस t² cos² थीटा इक्वल टू मेरे पास ये निकल कर आता है Fe² प्लस mg²। अब जैसे ये लिखा तो ये आ गया t², अंदर बसता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² प्लस थीटा प्लस cos² थीटा आपके पास में 1 होता है। अगर 1 होता है तो आप इसे 1 लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख पाएंगे t² इक्वल टू कितना आ चुका है, तो t² इक्वल टू कैन बी रिटन Fe² प्लस mg का होल स्क्वायर। सो t की वैल्यू आपके पास अंडर रूट आ जाती है Fe² प्लस mg²। ये आपके पास में टेंशन का वैल्यू निकल कर आता है। देखो जो JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था JEE मेंस के क्वेश्चन में कि भाई दो बॉल है आपके पास में, मैं यहाँ पे 2 मिनट में ले लेता हूँ क्वेश्चन। शुरुआत में दोनों के बीच का सेपरेशन d है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तब इक्विलिब्रियम में बनने वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल थीटा है, बराबर है। अब होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो बॉल पर है वो चार्ज लीक होना शुरू होता है कांस्टेंट रेट से, चार्ज का लीकेज होता है वो भी कांस्टेंट रेट से लीकेज होता है। एक ऐसा समय आता है कि चार्ज लीक होने के कारण, सोचिए पहले 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब मान लो 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, चार्ज लीक हो गया, अब 5 से हटकर चार्ज जब लीक हो गया तो 5 से कम होकर मान लो 2 माइक्रोकूलम बचा। अब मुझे बताइए चार्ज की वैल्यू पहले 5 माइक्रोकूलम थी, अब 2 हो गई, तो 5 से 2 हुई मतलब चार्ज कम हुआ, और चार्ज कम हुआ तो हम जानते हैं F इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R²। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, और रिपल्सिव फोर्स कम हो गया मतलब एंगल कम हो गया, मतलब पास आ गए, और पास आते समय उनके बीच का सेपरेशन दिया था कि x अवेलेबल है सेपरेशन, एंगल चेंज हो चुका है। चार्ज अगर कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा हो, चार्ज कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा हो, तो पता है आपको क्या बताना था, आपको बताना था, आपको यह आंसर करना था कि बताइए वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन है। एक ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया, और JEE में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एंगल छोटा हो, L की ये कंडीशन हो, तो x³ और L में क्या रिलेशन होगा, x³ और L में क्या रिलेशन होगा। तो देखो x³, बाकी सब तो कांस्टेंट है, मैं इसे कांस्टेंट कह देता हूं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है तो एक्स की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/3 निकल कर आती है। एक ये क्वेश्चन भी जेडब्ल्यू का पूछा गया है और कांस्टेंट रेट वाला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। तो कांस्टेंट रेट के इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम कहेंगे एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर मैं लिखता हूं यहां पर ट्वाइस के एल अपॉन एम जी, इसे ऐसा लिखा जा रहा है क्यू स्क्वायर लिखा जा रहा है। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन या कह लीजिए मैं इक्वेशन बना देता हूं, एक्स की इक्वेशन बना देता हूं। लेट आई एम मेकिंग द इक्वेशन ऑफ एक्स, यहां पर मैं एक्स की पावर 3/2 कर देता हूं। मतलब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं, आई एम टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। अंडर रूट लेने से क्या फर्क पड़ेगा, एक्स की पावर 3 थी, अंडर रूट लिया, अंडर रूट क्या हो गया 2kl अपॉन एम जी इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू बाहर निकल गया, एक्स की पावर आ गई 3/2, ये हो चुका है आपके पास में 2kl अपॉन कितना mg, और ये आ चुका है आपके पास में q, अंडर रूट बाहर निकल चुका है। अब बोलिएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, तो करंट कहलाता है, कांस्टेंट रेट है। तो डिफरेंशिएशन हमने किया x की पावर 3/2, अब ये देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूं 2kl अपॉन mg। अब रेट dq/dt, और उन्होंने पहले ही कहा है कि रेट ऑफ लीकेज कांस्टेंट है, रेट ऑफ लीकेज कांस्टेंट है मतलब dx/dt, dq/dt कांस्टेंट है। तो भाई ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, नया कांस्टेंट c आ गया, x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 3/2 dx/dt। अच्छा 3/2 -1 आएगा, 3/2 -1, 3/2 -1 dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं 3/2 x की पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है। अब इसको आप मॉडिफाई करके लिखते हैं तो देखो क्या लिख पाएंगे, जो हमारा आंसर जेडब्ल्यू मेंस की एग्जामिनेशन में, नीट की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जो क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पहले आ चुका था वही नीट 2017 या 18 के एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर आ जाता है x की पावर 1/2 इंटू वी, अच्छा c 2c/3, 2c/3 को मैं एक नया कांस्टेंट k नाम दे देता हूं, v इक्वल टू आपके पास आ जाता है टोटल कांस्टेंट k अपॉन x की पावर 1/2, तो v इक्वल टू कांस्टेंट x की पावर -1/2। तो आप देख सकते हैं v x की पावर -1/2, इस तरह से निकल कर आंसर आता है। देखिए कहानी इसके अंदर एक और ट्विस्ट लाके चेंज की जा सकती है। पता है चेंजिंग ट्विस्ट क्या रहेगा, चेंजिंग ट्विस्ट ये रहेगा कि ये पूरा सेटअप जो आपने लगाया है उस पूरे सेटअप को लिक्विड में डिप कर दीजिए, इस पूरे सेटअप को किस में डिप कर दीजिए, लिक्विड में डिप कर दीजिए। लिक्विड की डेंसिटी ρl ले लीजिए, सॉलिड की डेंसिटी m मास का ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी सॉलिड ρs ले लीजिए। अब आपको बताना है क्या चेंजेस आएंगे। तो बच्चों मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल होगा, जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे, नेट के क्वेश्चन लगाएंगे, वहां पर डेटा अवेलेबल होगा, देख लीजिएगा। तो यहां पर mg जो आएगा वो mg नहीं आएगा, mg इफेक्टिव आएगा, mg इफेक्टिव आएगा। कारण कैसा है आप जानते हो, स्विमिंग टैंक में जब आप जंप करते हो तो क्या होता है बच्चों, सर बोले जब हम स्विमिंग टैंक में जंप करते हैं तो हमें हल्कापन महसूस होता है, मतलब वेट कम महसूस होता है, वेट लॉस महसूस होता है, और वेट लॉस महसूस होता है तो वेट लॉस mg इफेक्टिव जो आता है, mg इफेक्टिव की वैल्यू सीधी सीधी दी जाती है, दैट इज mg 1 - ρl अपॉन ρs, 1 - ρl अपॉन ρs। में इसको याद भी कैसे करवाता हूं, लिक्विड में सॉलिड को डिप करोगे तो अंदर कौन जाएगा, बोलो लिक्विड में सॉलिड को ड्रॉप करोगे तो अंदर कौन जाएगा, बोले सॉलिड जाएगा। पत्थर को पानी में डुबाओगे तो क्या होगा, बोले पत्थर नीचे जाएगा पानी ऊपर आएगा। तो देखो लिक्विड ऊपर है और सॉलिड नीचे है, याद करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं बेटा, लिक्विड ऊपर है सॉलिड नीचे है, बाकी सब mg तो वैसे के वैसा ही है। तो ये चेंजेस आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, ये चेंजेस आने के बाद फर्क ये पड़ेगा, मान लेते हैं एंगल थीटा डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंगल पे असर पड़ेगा। ये थीटा डैश आपके पास अवेलेबल है, हम ये कह रहे हैं mg इफेक्टिव की बात कर रहे हैं या इफेक्टिव वेट की बात कर रहे हैं हम, इफेक्टिव वेट। यहां पर आ जाता है आपके पास में फोर्स, तो फर्क इतना सा पड़ेगा t sin थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और t cos थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mg 1 - लिक्विड अपॉन सॉलिड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, जो पूछेगा वो निकाल लेना, सॉलिड की डेंसिटी देगा, लिक्विड की डेंसिटी देगा, उसके टर्म में आंसर पूछ लेगा। अगर tan थीटा पूछेगा तो tan थीटा को ऐसा लिख देना, tan थीटा मतलब 1/2 t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, tan थीटा। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, fe अपॉन mg 1 - ρl अपॉन ρs, कुछ इस तरह से इसे करा जा सकता है।
इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और यहां पर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैं आपको केवल फोर्स में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं फील्ड में भी याद दिलाऊंगा। टाइप थर्ड के जो प्रॉब्लम है वो सारे कंप्लीट होते हैं। टाइप फोर्थ में एक प्रॉब्लम आता है, न्यूट्रल पॉइंट का प्रॉब्लम आता है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या कहलाता है। भाई ऐसा पॉइंट जहां पर हम कहते हैं फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। जहां पर फोर्स जीरो हो जाता है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, मान लो आपके पास पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? भाई ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉसिबल है। ये नेगेटिव आपके पास में और ये आपके पास में पॉजिटिव हो, ये पॉसिबल है। पहला पॉजिटिव हो और दूसरा आपके पास में पॉजिटिव हो, ये भी पॉसिबल है। और पहला नेगेटिव हो और दूसरा आपके पास में नेगेटिव हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब क्या, दोनों चार्जेस सेम हो या दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों चार्जेस के ऐसे पॉइंट बताइए जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां रखा जाए जहां पर नेट फोर्स जीरो आ जाए। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम का ही एक हिस्सा होता है, फिर भी मैं इसे अलग से सेपरेटली बात ले रहा हूं। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं +16 माइक्रोकूलम और यहां हम मान लेते हैं -4 माइक्रोकूलम, ऐसा हम लेके चलते हैं। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन में 10 सेंटीमीटर लेता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, अगर ये पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो आपसे पूछा यह जाता है दोनों के बीच में नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, मतलब नेगेटिव रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा, कैसा रखा जाएगा। तो पहले आप खुद ही चेक कर लो। मान लो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो इस वाले पॉजिटिव ने सी को धक्का दिया तो सी पर फोर्स लगेगा, किसके कारण? ए के कारण। अच्छा, सी को अट्रैक्ट करेगा ये वाला, सी पर फोर्स लगेगा बी के कारण। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ गए, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ गए, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा मतलब हम क्या कहेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं सकता है। अब सोचिए अगर आप यहां पर नेगेटिव चार्ज भी रख देते, अगर आप यहां पे नेगेटिव चार्ज भी रख देते तो क्या होता? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता, तब भी नहीं होता। मतलब जब ऑपोजिट चार्ज होता है तो इन बिटवीन नहीं रखा जाता है। जब ऑपोजिट चार्ज होता है तो इन बिटवीन नहीं रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है तो देखते हैं हम लोग। मान लो +16 माइक्रोकूलम और ये आपके पास में -4 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये मानता हूं मैं ए है, सपोज मैं मानता हूं बी है और ये आपके पास में पॉइंट सी है। मैंने सी पर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा मैंने। अब सी पर ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स सी पे लगेगा, ए के कारण बी के कारण लगेगा। अच्छा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, तो फोर्स लगेगा कहां पर लगेगा? सी पर लगेगा, किसके कारण लगेगा? ए के कारण लगेगा। अब देखो बात देखो आप, एक लेफ्ट में मतलब एक की डायरेक्शन कैसी है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, एक है नेगेटिव और एक राइट पॉजिटिव। तो आप और हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का सम जीरो आ सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का सम जीरो आ सकता है, मतलब नेट जीरो हो सकता है। और जीरो अगर हो गया तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला ये दोनों मिलकर जीरो देने वाले हैं। तो FCB इक्वल टू FCA लिखा जा सकता है। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, लेट आई एम अज्यूमिंग दिस डिस्टेंस इज x। ऐसा होने से क्या होगा, K चार्जेड C चार्जेड B अपॉन RCB का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा K चार्जेड C चार्जेड A अपॉन RCA का होल स्क्वायर। यहां चेक कीजिए, चार्जेड C और चार्जेड C है तो कैंसिल हो गया, K आपके पास में कैंसिल हो गया। B के चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो B के चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब -4 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड। C से लेकर B तक का सेपरेशन चेक करो, ये आपके पास में x² आ जाता है। A के चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर देख सकते हैं, A का चार्ज है +16 माइक्रोकूलम, तो 16 माइक्रोकूलम अपॉन C से लेकर A तक का सेपरेशन चेक करो। तो भाई ये C है, ये 10, ये x, तो ये आ जाता है 10 + x का होल स्क्वायर। होता क्या है, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल। अब होता ऐसा है कि ये आ जाता है आपके पास में, देखिए यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 4/x² इक्वल टू कितना आ गया, 16/10 + x का होल स्क्वायर। तो आप सीधे सीधा लिख सकते हैं 10 + x/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 4। तो 10 + x/x इक्वल टू √4, और √4 का मतलब कितना होता है, तो √4 का मतलब होता है 2, और √4 2 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, तो 10 + x/x इक्वल टू आपके पास 2:1 आया। 10 + x इक्वल टू आपके पास में 2x आया। तो 10 + x इक्वल टू 2x अगर निकल कर आता है तो आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वापस से हम ये कहते, एक मिनट रुकिएगा, हमसे क्या मिस्टेक हुई चेक कीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ चेक कीजिएगा। 16/10/x का होल स्क्वायर, तो 10/x का होल स्क्वायर आ जाता है आपके पास 4 के बाद आ जाता है अंडर आपके पास में 2, और ये 10 + x इक्वल टू 2 आता है। तो 10 + x इक्वल टू 2 आता है, 10 + x इक्वल टू 2x आता है। तो 2x - x, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आता है, बराबर है। तो 10 सेंटीमीटर पर रखने पर
10 सेंटीमीटर पे रखने पर हमें डेफिनेटली यहां से नेट फोर्स 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? नेट फोर्स 0 मिलने वाला है। अच्छा आप देखो यहां केस क्या कर देते, यहां पर ये चेंज ला देते, मतलब क्या कर देते, ये वाला भी पॉजिटिव होता तब क्या करते, तब भी देख लेते हैं डेटा के साथ में, वैल्यू समझ में आ जाएगी आप लोगों को बात। भाई अगर ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए दोनों 4 हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता, यहां से मैंने x डिस्टेंस पर कोई तो भी दूसरा चार्ज रख दिया। अब देखो दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन। भाई दोनों पॉजिटिव है, मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो पॉसिबल है। देखो ध्यान से, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये आपके पास में ए पॉइंट है, ये आपके पास में बी पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव Q2, ये आपके पास में प्लस Q और ये आपके पास में प्लस Q1। अब देखो ये पॉजिटिव ने सी को धक्का दिया, फोर्स लगा सी पर, किसके कारण? ए पर। फोर्स लगा सी पर, किसके कारण? बी पर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब मान लो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और मान लीजिए मैंने सी पॉइंट पर माइनस Q चार्ज रखा, और ये आपके पास बी अवेलेबल है, ये आपके पास अवेलेबल है। अच्छा तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है सी पर बी के कारण, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है सी पर ए के कारण, तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इन बिटवीन चार्ज रखा जाए। तो चार्ज को इन बिटवीन रखने पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब जब ये पॉसिबिलिटी बनी तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, सर बोले कैसे? एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, इधर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, इधर की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर 0 आ सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। जैसे 0 आया मतलब हम कह सकते हैं नेट फोर्स जो लगेगा सी पर, वो नेट फोर्स लगेगा FCA विथ नेगेटिव साइन, FCB विथ पॉजिटिव साइन शुड बी इक्वल टू 0। जैसे 0 से इक्वेट किया आप कह सकते हैं FCA इक्वल टू FCB, तो K चार्ज एट C, चार्ज एट A अपॉन X, RCA, C से लेकर A तक का सेपरेशन चेक करो, ये रहा C, ये रहा X, X लिख दिया, K चार्ज एट C, चार्ज एट B, और C से लेकर B तक का सेपरेशन देखो, C से B। भाई ये 10 है, ये X है, तो 10 माइनस X आ जाएगा। अब यहां पे क्या फर्क पड़ा, K से K कैंसिल, C से C कैंसिल, चार्ज एट A का मैग्नीट्यूड चेक करें तो A पर कितना चार्ज है? 16 है, तो 16 माइक्रोकूलम अपॉन X स्क्वायर। अच्छा B पर कितना चार्ज है? तो B पर आपके पास में 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा इस बात को। तो मैं लिख सकता हूं 4 इक्वल टू एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 2 अपॉन 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स, इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, 20 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, मतलब 20 इक्वल टू 3x लिखा जा सकता है। और 20 इक्वल टू 3x आया, 20 इक्वल टू 3x आया, इसका मतलब x इक्वल टू 20/3 और इसकी वैल्यू 6.66 समथिंग निकल कर आती है। तो आप देख सकते हैं 6 18 आ जाता है, 2 आ जाता है, ये आ जाता है 2 तो 3 6 जा 18, 3 9 जा, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाता है 6.66 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करके देखेंगे तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाता है। तो हम इस तरह से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, क्वेश्चन है कि आपके पास दो स्फीयर है, ये A है और एक B आपके पास स्फीयर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर प्लस चार्ज है, Q रखा हुआ है। अब Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज है। अब इन दोनों को R सेपरेशन पे रख दिया जाता है, सेंटर से बीच का डिस्टेंस इनका R होता है। अब सेंटर से बीच का डिस्टेंस R होता है, तब फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर। तो हम ये कह रहे हैं KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, आपके पास में इक्वेशन फंस हो जाती है। अब बोलता ऐसा है कि एक नया अनचार्ज स्फीयर लाते हैं, C इसके कांटेक्ट में रख देते हैं, A और C अनचार्ज रहता है। तो पहले A पर चार्ज कितना था? बोले सर A पर चार्ज Q था, C पर कितना था? 0 था। कांटेक्ट में लाए, शेयरिंग हो गई, कंडक्शन से शेयरिंग हो गई, तो नेट चार्ज दोनों पर कितना आ गया? दोनों पर नेट चार्ज आ गया Q। अब दोनों को सेपरेट कर दिया। भाई जब भी कांटेक्ट में लाके सेपरेट करते हैं इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर रेडियस इक्वल हो तो इस पर जो चार्ज आ गया, अब किस पर? अब चार्ज आपके पास आ चुका है A पर Q/2 और C पर भी कितना चार्ज आ चुका है? तो हम बात करें C पर भी कितना चार्ज आ चुका है? A/2 चार्ज आ चुका है। अब हमने क्या किया, C को उठाया और B के कांटेक्ट में लाए, ये रहा B और ये रहा C। तो भाई B पर चार्ज कितना था पहले बताओ? सर बोले B पर चार्ज Q था,
सी पर कितना चार्ज था बताओ मुझे, अभी अभी हमने निकाला था कितना चार्ज था, बोले Q/2 था। अब दोनों पर नेट चार्ज कितना आ गया, तो नेट चार्ज देखो कितना आ चुका है, बोले Q + Q/2 मतलब 3Q/2 चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं वापस से और R डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो B और C को सेपरेट कर दिया। अब B और C को सेपरेट किया तो B पे कितना चार्ज आ गया, तो B पर भाई 3Q टोटल चार्ज का हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3Q/2 का हाफ कितना होता है, 3Q/4 होता है। और इस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। ठीक है, 3Q/4 हो जाएगा। पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि अब अगर A को और C को, A को और B को वापस R डिस्टेंस पे रख दो तो नया फोर्स क्या होगा, A को और B को वापस से R डिस्टेंस पे रख दो तो नया फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन ये था कि अब A को और C को R डिस्टेंस पे रख दो तो नया फोर्स कितना होगा। तो भाई A पर कितना चार्ज है, सर बोले Q/2 है, और बोलो B पर कितना चार्ज है, सर बोले 3Q/4 है। अब 3Q/4 चार्ज है, इस पर चार्ज Q/2 है, सेपरेशन अभी वापस से आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे F = Q1Q2/R²। भाई नया चार्ज है, नया फोर्स है, नया चार्ज है, नया फोर्स है, इसका चार्ज कितना है, सर बोले Q/2, बोलो इसका चार्ज कितना है 3Q/4। अब डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो F' आ गया आपके पास में 1/8 KQ²/R²। तो देखो KQ²/R² को आप क्या लिख सकते हो, KQ²/R² को आप F लिख सकते हो, तो आप इसे F/8 लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 आएगा बेटा, यहां पर 3F/8 आएगा, दिस इज 3F/8। तो इस तरह से मैंने आपको फोर्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में काफी कुछ चर्चा की। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लेके मिलेंगे वो पार्ट होगा आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। मैं इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पार्ट पहला फोर्स का, पार्ट सेकंड जो फील्ड का पार्ट होगा, पार्ट थर्ड जो आएगा, हम पार्ट थर्ड में डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल का, पार्ट फोर्थ में हम करेंगे पोटेंशियल के बाद में, पोटेंशियल के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डायपोल का, डायपोल के साथ में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट फिफ्थ, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा गॉस का, गॉस लॉ का, और नेक्स्ट पार्ट होगा कैपेसिटर का। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पार्ट 1 फोर्स, पार्ट 2 फील्ड, पार्ट 3 पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3rd नंबर पे पार्ट होगा पोटेंशियल, 4th नंबर पे पार्ट होगा डायपोल, 5th नंबर पे होगा गॉस लॉ, और 6th नंबर पे होगा कैपेसिटर। तो इस तरह से आपको टोटल 6 वीडियोस मिलेंगे या 6 पार्ट्स में पूरी स्टडी मिलेगी, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।